हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है, इसको मैं लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया हूं। तो आइए देखते हैं अगला चैप्टर। दोस्तों, जो अगला चैप्टर है वो है भारत में मानव प्रजाति, पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग। तो सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए, इतिहास को 3 काल में बांट के पढ़ा जाता है। इतिहास को 3 काल में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल, इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल यानी जो आज़ादी के बाद, फिर उसके बाद विश्व इतिहास। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का उद्भव और विकास और साथ में पूरा पाषाण युग। तो मानव का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास किस तरह से हुआ, इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मानव के विकास के श्रेणी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको पढ़ेंगे, फिर होमो हैबिलिस पढ़ेंगे, होमो इरेक्ट पढ़ेंगे, होमो स्पेसियन निएंडरथल मानव, उसके बाद होमो स्पेसियन आधुनिक मानव। तो देखिए, मानव का जब उद्भव हुआ तो धीरे धीरे करके उनका विकास हुआ। तो उनके विकास के जितने स्टेज है उसको आज हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मानव का उद्भव और विकास को समझते हैं। इसको मैं पढ़ता जाता हूँ, आप बस गौर से इसको समझते जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको मैं कवर कराता जाऊँगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चतुर्कृति यानी क्वार्टरनी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अतिनूतन जिसको इंग्लिश में प्लास्टोसीन कहते हैं और आद्यतन जिसको होलोसीन कहते हैं। पहला 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक जारी है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। करोड़ों वर्ष तक जीवन पौधों और पशुओं तक ही सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लास्टोसीन काल और प्लास्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव धरती पर कब उत्पन्न हुआ, पूर्व प्लास्टोसीन काल और प्लास्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। आगे है आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। दोस्तों, मानव के विकास की श्रेणी में सबसे पहले आता है ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर या नर वानर था, और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह 2 पैरों वाला उभरे पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। तो देखिए, शुरू में जो मानव था उसका दिमाग बहुत छोटा था। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस में कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव, होमो का अर्थ क्या होता है मानव, होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव या होमोनिड, अंतिम पूर्व मानव या होमिनिड था, अतः इसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं। तो आद्य मानव किसको कहते हैं? ऑस्ट्रालोपिथेकस को। ऑस्ट्रालोपिथेकस को आद्य मानव भी कहते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगला है होमो हैबिलिस। तो कह रहा है कि 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव। देखिए, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होमो हैबिलिस का अर्थ है हाथ वाला मानव या कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराशकर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले पत्थरों को औजार के रूप में किसने यूज किया था? होमो हैबिलिस। आगे देखते हैं। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस की हड्डियाँ पाई गई हैं वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क हल्का कितना दिया हुआ 500 से लेकर 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इससे पहले हम लोग देखे थे ऑस्ट्रालोपिथेकस का कितना था दिमाग,
400 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद होमो हैबिलिस का मस्तिष्क कितना हो गया, 500 से लेके 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दिमाग का आकार यानी मस्तिष्क का आकार बढ़ता चला जा रहा है। पहले 400 सेंटीमीटर क्यूबिक था, फिर 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया, ये आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है होमो इरेक्ट। कह रहा है कि 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्ट का उद्गम हुआ। अब देखिए होमो इरेक्ट कैसे थे, ये सीधे मानव थे यानी 2 पैर पे चलते थे। पत्थर का हस्त कुठार या बैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो आग का आविष्कार कौन से मानव को दिया जाता है, होमो इरेक्ट। आग के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्ट मानव को दिया जाता है। आगे कह रहा है कि होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्ट लंबी दूरी की यात्रा करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। अगला है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि यह मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था। पृथ्वी पर होमो सेपियंस या बुद्धिमान मानव, होमो सेपियंस को ही क्या कहते हैं, बुद्धिमान मानव का आविर्भाव आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। यानी देखिए ये कह रहा है कि जो आधुनिक मानव हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, होमो सेपियंस से। आगे है जर्मनी में मिले होमो सेपियंस नियंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। तो एक प्रजाति जो जर्मनी में मिला था वो है होमो सेपियंस नियंडरथल। इसका कह रहा कि मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। फिर आगे कह रहा होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा था लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार 1200 से लेकर 1800 सेंटीमीटर क्यूबिक था या क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो देखिए पहले 400 था, फिर बढ़ के 500 से 700 हुआ, उसके बाद अब 1200 से 1800 हो गया। तो मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आगे है आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियन सेपियंस। ये नाम ही है होमो सेपियन सेपियंस। 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पूरा पाषाण काल में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकट हुए। तो सबसे पहले जो आधुनिक मानव हैं वो कहाँ पे प्रकट हुए थे, दक्षिणी अफ्रीका में। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोल पाने की क्षमता थी अथवा नहीं। कहने का अर्थ है कि वो बोल पाते थे या नहीं, इसका भी प्रमाण नहीं मिला है। अभी हाल तक यह माना जा रहा था कि लगभग 35,000 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा, लगभग 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब था। जो आधुनिक मानव हैं अब उनका मस्तिष्क कितना हो गया, 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। अपने परिवेश को बदल पाने के मतलब कि रहन सहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर रहने का। तो कह रहा कि अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। आगे देखते हैं भारत में मानव प्रजाति, यानी भारत में मानव का उद्भव कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस, ये नाम याद रखिएगा, रामापिथेकस और शिवापिथेकस कहा जाता है। दो नाम हैं, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। और समझते हैं इनके बारे में। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में 2 प्रकार के खोपड़ी मिले हैं, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। देखिए इनका लक्षण तो होमिनिड की लक्षण है, लेकिन ये क्या है, वानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वानर प्रजाति के ही तरह दिखते हैं। अगला कह रहा कि रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है। अब देखिए जो 2 खोपड़ी मिला था, रामापिथेकस और शिवापिथेकस, उसमें से रामापिथेकस क्या है, स्त्री खोपड़ी है। हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं,
दोनों एक ही वर्ग के कहने का मतलब दोनों ही मानव सभ्यता के लगते हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म जो यूनान में प्राप्त हुआ लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। यह रामापिथेकस और शिवापिथेकस के तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है, अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से होमोनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछेगा होमोनिड की संपूर्ण खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो क्या बताएंगे हथनौरा से प्राप्त हुई। ये कहाँ पे है, नर्मदा घाटी के पास में है, मध्य प्रदेश में। इसे होमो इरेक्ट अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद्य होमोसेपियन माना जाता है। अब तक होमोसेपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए होमोसेपियंस इंडिया के आसपास कहीं नहीं मिला है। हालांकि श्रीलंका में होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में और कहीं नहीं मिले हैं, श्रीलंका में मिले हैं। तो मानव उद्भव के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को देखिए 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और फिर ताम्र पाषाण काल। तो आज हम इसको पूरा पाषाण काल को समझते हैं। पूरा पाषाण काल कह रहा यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश मतलब केवल खाने के लिए जो जीवित रहते हैं, कि उनका काम बस केवल किसी तरह से खाना इकट्ठा करना है और जीवन बिताना है। खाना बदोश को क्या कहते हैं, खाद्य संग्राहक, यानी अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आग की खोज कब माना जाता है, पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं। अब देखिए इनको किस अवस्था में बांटा गया है। कह रहे कि भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था को आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग, और दूसरी को मध्य पूरा पाषाण युग, और तीसरी को ऊपरी पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। आगे देखते हैं इनको कितने टाइम में बांटा गया है। मोटे तौर पर पहली अवस्था को 6 लाख ईसा पूर्व और 1,50,000 ईसा पूर्व के बीच में कहा जाता है। दूसरी अवस्था को 1,50,000 ईसा पूर्व और 35,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा जाता है। तीसरी अवस्था को 35,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण युग तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिले हैं। ये ओवरलैप कर गया था कि वहाँ पे मध्य पाषाण युग के भी और पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिले हैं। आगे देखते हैं आरंभिक पूरा पाषाण या निम्न पूरा पाषाण। आरंभिक पूरा पाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान को दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पूरा पाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्तकुटार या हाथ वाला कुल्हाड़ी, हैंड एक्सा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और खड़क या चोपर क्या है जिससे मीट वगैरह काटा जाता है, बड़ा वाला चक्कू जो होता है, का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी हद तक वैसी है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छोलने का काम किया जाता था। आरंभिक युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी, मतलब अब जो पाकिस्तान में चला गया है पंजाब, पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोअन या साहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थान कश्मीर और थार मरुस्थल में भी मिले हैं। अगला है मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण युग में लोग मुख्यतः
पत्थर की पपड़ी बनाते थे। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्यतः औजार जैसे बेधनी, छेनी और खुरचनी पपड़ियों के बने हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला है ऊपरी पुरापाषाण काल। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहे हैं कि भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल, कितने 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी, आर्द्रता इसमें यानी नमी कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। कहने का मतलब इस समय विस्तार कब हुआ मानव का, जब जलवायु थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि कोई भी जीव को पनपने के लिए थोड़ा से गर्म जलवायु अनुकूल होता है। आगे देखते हैं। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऊपरी पुरापाषाण काल के बारे में, कि इसकी दो विशेषताएं हैं। क्या क्या है देखते हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक उद्योग क्या होता है? देखिए, चकमक उद्योग का मतलब है जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ के नए नए औजार बनाना, उसको चकमक उद्योग कहते हैं। तो नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सेपियंस का उदय। तो दो महत्वपूर्ण घटना हुई। एक तो चकमक उद्योग की स्थापना हुई, यानी पत्थरों के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे कब? ऊपरी पुरापाषाण काल में। और होमो सेपियंस यानी जो आपके मानव हैं उनका उदय। भारत में फलकों यानी ब्लेड्स और तक्षड़ियों को इंग्लिश में ब्यूरिन्स कहते हैं। इसका मतलब होते हैं नोकीलेदार पत्थर। ये फिगर लगा हुआ है इस तरह से, जो पत्थर नोकीलेदार बनाए जाते थे उनको ब्यूरिन्स कहा जाता है। का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। आगे देखते हैं। मानव के उपयोग लायक ऊपरी पुरापाषाणीय गुफाएं और शैलाश्रय यानी जो पत्थर के गुफा रहने लायक होते थे। शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका, ये नाम याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं बहुत बार पूछा जाता है। कब की है ये? पुरापाषाणी काल की है। भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बो नाम भी याद रखिए। गुजरात के टिब्बो के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? शल्को, इंग्लिश में उसको फ्लैग बोलते हैं, फलको ब्लेड्स, तक्षिणाओं ब्यूर्निस, इसको BURNIS ब्यूर्निस और खुरचनिया, जिसको इंग्लिश में स्क्रैपर्स का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा, यानी विशेषता क्या है कि ये सब अधिक मात्रा में मिले हैं। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। तो सिंधु और गंगा के मैदान में पुरापाषाणीय सामान नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में मध्यपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।